बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के शहर आगरा में मुग़ल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है कि जिसको आज पूरी दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। 48 एकड़ पर फैला हुआ, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहाँ अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडला रहे हैं। अमेजिंग वर्ल्ड में आप सबको इस वीडियो में वेलकम करती हूँ। 400 ईयर्स साल पुरानी ये खूबसूरत बिल्डिंग आज अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी। वीवर्स, आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 लेबर्स ने दिन रात काम करके अपना खून पसीना लगाया, वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में ताजमहल की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगमरमर का ये खूबसूरत मकबरा $1 मिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इस मकबरे में मुग़ल आर्किटेक्ट्स ने कई निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ़ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जब मेन गेट पर पीछे से देखा जाता है तो ये बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है ऑटोमेटिकली इसका साइज़ छोटा हो जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुग़ल आर्किटेक्ट ने इसमें यूज़ की हो। इसके चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़े झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसे इन मस्जिदों में देखे जा सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि यही अर्थक्वेक की सूरत में ये मीनार गिरें भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर आंच भी न आने दें। लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया गया कि बनाने वाले आखिर इस पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 ईयर से छिपाने की कोशिश की गई है। और जब इस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करती थी, तो आखिर इस आलीशान मकबरे को और इस पर मौजूद 40 मीटर बड़े डोम को कैसे बनाया गया। 1607 में जब इंडिया और पाकिस्तान के खित्ते में मुग़ल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था, इस दिन मुग़ल बादशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और उसकी सेलिब्रेशन आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई। खुर्रम मुग़ल शहंशाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ था, इस वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे, जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना शहज़ादे का वेट हुआ करता था उतना ही ख़जाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी बहुत ही ख़ास होने वाला था। मुग़ल शहंशाह ने शहज़ादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी और उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला पूरी दुनिया में रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहज़ादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें भरपूर कामयाबियाँ भी हासिल की। इस वजह से शहंशाह ने खुश होकर इनको शाहजहाँ के लक़ब से नवाजा, जिसकी मीनिंग है दुनिया का बादशाह। शाहजहाँ की टोटल 6 बीवियाँ थीं जो आगरा फोर्ट में ही रहती थी। इनमें से शाहजहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ से करते थे और यही रीज़न थी कि इनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुज़रता था। वक्त तेज़ी से गुज़रता गया और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुग़ल बादशाह शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहाँ पहले ही मुग़ल एम्पायर में अपना लोहा मनवा चुके थे और शहंशाह के चहेते बेटे भी थे।
1628 में यानी बाप की मौत के बाद 7 सालों के बाद इसने शहंशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बहुत ही खुश थी। ये वक्त था जब मुग़ल अम्पायर अपने पूरे उरूज पर थी, यानी पूरे इंडिया में, यानी पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के कई हिस्सों पर मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहाँ खुद किया करता था, जबकि मुमताज़ महल पीछे रहकर शाहजहाँ को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी ये इल्म नहीं था कि खुशियाँ अनकरीब मातम में बनने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी एक ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुग़ल अम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल जंग चलती रही और शाहजहाँ को इस जंग में हमेशा की तरह भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहाँ अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि इनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज़ महल जो कि शाहजहाँ के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, इनकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गया। जब ये खबर शाहजहाँ को दी गई शाहजहाँ की जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। शाहजहाँ की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज़ बीवी मुमताज़ महल ने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। कहा जाता है शाहजहाँ को इस गम ने इतना तोड़ दिया था कि वो इस गम में इतने नडाल हो चुके थे कि 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही किसी किस्म की खुशबू का इस्तेमाल किया। मुमताज़ महल ने मरने से पहले एक आखिरी विश जाहिर की थी। वो चाहती थी कि इनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। चनाचे इस टास्क को मुमताज़ की आखिरी विश समझकर पूरा करने के लिए शाहजहाँ ने अपनी सारी दौलत और अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज़ के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1932 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया। 2000 से भी ज़्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहाँ के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे, क्योंकि मुमताज़ की कब्र यमुना रिवर के करीब मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल काम था। रिवर के किनारे ज़मीन बहुत सॉफ्ट होती है। यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता था। इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मुगलिया इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले के कुएँ खुदवाए। मज़दूर तब तक ये कुएँ खोदते रहे जब तक खुश्क ज़मीन नज़र न आ जाती। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भरा गया और इसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स बनाए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मज़दूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी तादाद को भी यूज़ किया गया। मुग़ल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी। अब एक ऐसी पावरफुल फाउंडेशन तैयार हो चुकी थी जो नरम ज़मीन पर भी फौलाद का काम कर रही थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन की जो इससे पहले किसी ने ना देखी हो, एक ऐसा डिज़ाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहाँ ने अपने बाप दादा के कब्रों से लिया था। बाप के कब्रों से मीनारों का आइडिया लिया गया। दादा के मीनार से मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया गया। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार शाहकार उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही बेक की गई। ये सब इतना इजी नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी बहाए गए। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेज़ी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहाँ को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस इनको ये काम हर कीमत कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज़्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाने पीने का बहरान हो गया था। 20,000 मज़दूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहाँ ने आसपास के तमाम इलाकों से सब अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी महल को संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहाँ ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिज़र्व करवा दिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को भी यह मार्बल खरीदने की इजाज़त नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हज़ारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया था। ताजमहल का ये खूबसूरत
डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जाते हैं, लेकिन 400 ईयर पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में इनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुग़ल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की, इसकी आज भी इंजीनियर्स तारीफ़ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए पेट्राडोरा और पिरचनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पेट्राडोरा एक ऐसी नक्शनकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और इस पत्थर को ग्लू के ज़रिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर यूज़ होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफ़ी रिसर्च और लिबर्टी टेस्ट के बाद मालूम हुआ कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल के रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बात में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपने कलर चेंज करता है। सूरज निकलने से पहले ही ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है, जबकि नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो। और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुके थे। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा था। मुमताज़ महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया था। हर साल मुमताज़ की बरसी के वक्त यमुना रिवर से कश्ती के ज़रिए ताजमहल जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी एंट्रेंस थी जिसके ज़रिए से शाही ख़ानदान के लिए बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्शनगारी का काम किया गया था, जो सिर्फ शायद शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये कीमती प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर खड़ा कर दिया था। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज़ के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुग़ल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहा था, उनको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक ही सहूलत ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और ये वो थी कि जिस रूम में उसको बंद किया गया, इसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकता था। 8 साल कैद रहने के बाद 74 ईयर्स की एज में शाहजहां भी इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कर गए। शाहजहां का मुमताज़ से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और इनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है अमेजिंग वर्ल्ड की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को पूरे खुलूस और मोहब्बत के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।